उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी कहा जाता है कि ये सुरक्षित सीटें हैं। जिसने भी रिजर्व सीटों पर कब्जा जमा लिया, सत्ता उसके करीब हो गई। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या फिर बहुमत के दल के तौर पर उसके उभरने की संभावना लगभग तय ही मान ली जाती है कि यही दल उभरेगा। क्या आपको लगता है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश की रिजर्व सीटें हैं वो किधर जाएंगी? क्या वो हिंदुत्व के नारे के साथ इस बार भी खड़ी रहेंगी, या उनके अंदर कहीं ना कहीं कास्ट कॉम्बिनेशन और सोशल इक्वेशंस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? जी, अभिषेक जी, जो आपने सवाल उठाया है मुझे लगता है कि बहुत गौरतलब है, क्योंकि आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि 65% से ज्यादा जो आरक्षित सीटें हैं जिस पार्टी के पास गई है उसने सत्ता कायम की है। मैं पिछले 3 जो चुनाव हैं उनका एक आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं। 2007 में 89 आरक्षित सीटें थी, जिसमें से 61 सीटें बीएसपी के पास थी, जब उसने 206 सीटें हासिल करके और उत्तर प्रदेश की सत्ता को कायम किया था। 2012 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, उस समय 85 सीटें आरक्षित थी, उसमें से 58 सीटों पर उसने कब्जा किया था। ठीक वैसे ही 2017 का आपने जिक्र किया ही है कि 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से 72, हालांकि मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें 70 का है कि 70 सीटें बीजेपी के पास। लेकिन लबो-लुआब ये है कि मोर देन 65% सीटें जिसके पास गई हैं ये आरक्षित, उसने सत्ता हासिल की है। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, इनकी निगाहें इस तरफ हैं? मुझे लगता है कि पिछले अगर आप 2014, 17 और 19 3 चुनावों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की है, उसने अति दलित जातियां, या मैं जिसको कहूं कि नॉन जाटाओ जो दलित जातियां हैं, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ विकास के बड़े बड़े सपने दिखाए। ठीक वैसे ही जो गैर यादव ओबीसी जातियां हैं या अति पिछड़ी जातियां हैं, उनमें भागीदारी के सवाल को उठाया, आरक्षण के लाभ के सवाल को उठाया, और साथ ही साथ उनको यादवों के खिलाफ एक तरह से वो एक भावना पैदा करके कि सारा जो हिस्सा है, सारा फायदा है, वो केवल यादवों ने हासिल किया है, और ये यादवों के खिलाफ डर पैदा करके वो अति पिछड़ी जातियों में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से वहां पैठ बनाई थी। और ये जो सियासत है, ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो आज की नहीं है। मुझे लगता है कि आरएसएस ने बहुत लंबे समय से उस पर गौर करना शुरू किया है। तकरीबन 80 के दशक में, जहां पर देवरस हैं जब सर संघचालक, और दत्तोपंत ठेंगड़ी, इन दोनों लोगों ने खास करके पिछड़ी जातियां, माने अति पिछड़ी जातियां और दलित जातियों को का हिंदुत्वीकरण करने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि उन 2 दशकों में तो ये हिंदुत्वीकरण नहीं हो पाया। हाँ, कुछ जातियों में जरूर हो पाया था, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाया। अगर हो सका होता, मैं आज भी इस बात को लेकर के बहुत मुतमईन हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि साहब बीजेपी केवल हिंदुत्व के बलबूते चुनाव जीतती है, तो मैं नहीं इसको स्वीकार कर पाता। दरअसल वो हिंदुत्व तो एक लहर, एक लेयर है, बाहरी परत है कि जिसको लोगों के जेहन को सुन्न करने के लिए वो पैदा किया जाता है। आज अगर पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का जो शिलान्यास कर रहे हैं, और एक बड़ा इवेंट उन्होंने किया है करोड़ों रुपए खर्च करके, और उसमें पूरे काशी को सजाया गया है, और उसका लाइव प्रसारण हुआ, मुझे लगता है कि 50,000 से अधिक जगहों पर। तो ऐसे इवेंट को करके, और जिस तरह की उनकी तस्वीरें आ रही थी, एक दिन में उन्होंने 5 ड्रेस अपनी बदली है, और जो पूरा त्रिपुंड लगा करके जो एक पूरे हिंदुत्व की छवि, शंकराचार्य की जो छवि उन्होंने धारण की, वो निश्चित रूप से लोगों को हिप्नोटाइज करती है, लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि ये आस्थावादी देश है। लेकिन केवल ये लेयर है एक, इस लेयर से लोगों की जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो महंगाई का सवाल है, जो बेरोजगारी का सवाल है, जो नौकरियां हैं, जो लोगों की दवाई का सवाल है, उनके बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, इसको ढक दिया जाता है। समस्या यहां आती है कि जो विपक्षी दल है वो केवल पहली लेयर पर चोट करते, और वो वहीं अभी चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव को भी हमने देखा कि जब वो लाल टोपी की बात आती है तो वो आ जाते हैं कि साहब जो माता की चुनरी होती है वो लाल रंग की होती है, धार्मिक ग्रंथ जो है वो लाल रंग के कपड़े में बंधे होते हैं। तो ये जो ऊटपटांग जो बहस करते हैं, मुझे लगता है कि उस पूरे जाल में वो फंस जाते हैं, और यही वजह है
कि भारतीय जनता पार्टी जो सपने दिखाती है कि साहब 2 लाख आप 15 लाख रुपया आप आएगा, 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, इस देश को विश्व गुरु बना देंगे, विकास होगा, तो ये जो छद्म पैदा आप करती 2 है करोड़ बीजेपी। नौकरियों की बात कर रहे हैं 2014 का, मैंने वो आपको भी भेजा था, दैनिक भास्कर की जो कटिंग है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था, उस वक्त सारे टारगेट वो 2022 के लिए सेट कर रहे थे, 2022 तक 80 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जबकि हुआ उल्टा है। 80 करोड़ लोगों को रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, अनाज दिए जा रहे हैं, ये हालत आ गई है। सरकार अपने वादे के ठीक उल्टा काम कर रही है। रविकांत जी, हम लोग जब क्रिकेट देखा करते थे तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में दानिश कनेरिया नाम के क्रिकेटर होते थे। कहा जाता था, रेडियो पाकिस्तान की कमेंट्री आप सुने कहीं की, ये नॉन मुस्लिम यानी हिंदू क्रिकेटर है पाकिस्तान में। भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह के इक्का दुक्का चेहरे दिखते हैं कहीं पर, जिनको कि कहा जाए कि ये दलित चेहरे हैं, जिस प्रकार दानिश कनेरिया को वहां दिखाया जाता है। लेकिन आज बीजेपी के जो 1 दर्जन या 11 मुख्यमंत्री हैं, उस प्लेइंग 11 में तो एक भी दलित नहीं है। तो क्या दलितों की स्थिति पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के दानिश कनेरिया जैसी भी नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, उससे बहुत बदतर है। और मैं अगर आपको उस सच का अगर पर्दाफाश आपके सामने करूं तो आपको ताज्जुब होगा। मुझे तो ये लगता है कि आपको जानकारी होगी। बहुत सारे जो दलित उत्पीड़न की जब घटनाएं होती हैं तो उस पर बाकायदा दलित सांसदों को लगाया जाता है कि वो अपराधियों के पक्ष में खड़े हों, या वो जो घटना हुई है उस घटना में बचाव कर रहे हो। और मैं बहुत पुख्ता तौर पर यह बात कह रहा हूं कि हाथरस की घटना के बाद जिस तरह से वहां अपराधी जो थे वो एक जाति विशेष के थे, ठाकुर बरादरी के थे, और योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रशासन उस जाति के पक्ष में खड़ा हुआ था। और उत्तर प्रदेश के कई सांसद जो दलित थे, कई मंत्री, वो अपराधियों के पक्ष में बयान दे रहे थे। उसमें ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनको पुलिस विभाग की बहुत अच्छी जानकारी थी। कुछ पुलिस विभाग के में भी रह चुके लोग थे जो आज सांसद हैं बीजेपी के, लेकिन वो अपराधियों का बचाव कर रहे थे। तो दरअसल ये इन लोगों का इस्तेमाल इस ढंग से हो रहा है। पहले की जो सरकारें थी, खास करके कांग्रेस जो होती थी, वो लगाती थी कि दलितों के किसी इशू को अगर उन्हें आगे बढ़ाना है तो उनको सामने लेकर के आती थी। लेकिन कभी ये नहीं होता था कि साहब अब एक लड़की का रेप हो गया हो दलित समाज की, और उसके जो अपराधी हैं उनको बचाने के लिए दलित सांसद आकर के खड़े हो जाएं। रविकांत जी, ऐसा नहीं यही होता बात था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि दलित एक वोटर के तौर पे, एक संगठित वोट बैंक के तौर पे होते हैं नॉन रिजर्व सीटों पे। रिजर्व सीटों के दलित, चूंकि सभी कैंडिडेट अलग अलग दलितों के समुदाय से होते हैं, तो क्या वहां पर दलित समुदाय संगठित होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट कर पाएगा? बड़ा सवाल ये है, रिजर्व सीटों के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, और सवाजी भी उस बात की तरफ इशारा कर रही है। जाटो मोस्टली अभी भी बीएसपी के साथ है, लेकिन इसके अलावा जो मेजर जातियां हैं उनमें पासी है दूसरे नंबर पर, और पासी इस समय बीजेपी से थोड़ा छिटकी हुई दिखाई पड़ रही है, और उसका करीब 60 से 70% मुझे लगता है कि वो सपा की तरफ शिफ्ट कर गई है। उसके बाद तीसरी मेजर जाति कोरी है, और कोरी को तो दिखाया जाता है साहब कि राष्ट्रपति उन्होंने बना दिया है उस बिरादरी का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही एक केंद्रीय मंत्री दे दिया है, 5 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और उस वजह से कोरी उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि इस बिरादरी में खासा नाराजगी है। जो उनके खास करके पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि इस सरकार ने जो किया है दलितों के खिलाफ, चाहे केवल उत्पीड़न की घटनाएं नहीं है, आपने आरक्षण को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है, बिना कहे, बिना किसी एक्ट को बनाए हुए आपने लगभग खत्म कर दिया। और जो पब्लिक सेक्टर है उसको आप लगातार बेचते हुए चले जा रहे हैं। तो इन वर्गों को नौकरियां कहां से मिलेंगी? क्योंकि आरक्षण की वजह से तो उनको नौकरियां मिलती हैं साहब। अभी देख लीजिए, आपने देखा जेबी पंत इंस्टीट्यूट में कि जहां ओबीसी के लोगों को एनएफएस कर दिया गया। जेएनयू के तमाम एंट्रेंस में जो वाइवा में जो नंबर मिलते हैं, वो आपने देखा होगा, लिस्ट इस समय खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि एससी एसटी और ओबीसी के लोगों को 1 नंबर 2 नंबर दिया जा रहा है 30 नंबर में से। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं, मैं सब पर ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अधिकांश उस माइंडसेट के लोग हैं जो दलित, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को उसी नजर से देखते हैं कि साहब इनको पढ़ने लिखने, इनकी नौकरी की जरूरत नहीं है,
वो जो सत्ता की मलाई है और जो संसाधन है इस देश के, उन पर कब्जा खास लोगों का होना चाहिए। इसलिए इस जाति में भी नाराजगी है। इसके बाद आप देखिएगा दो जातियां जो निश्चित तौर पर हिंदुत्व के साथ गई हैं, बीजेपी के साथ जुड़ी हैं, वो है सोनकर और वाल्मीकि। वो एक नरेशन जो पैदा किया गया, मैंने कई बार आपके यहाँ रखा भी है कि ये दो जातियां हैं जिनके आसपास मुस्लिम आबादी है, वहीं नाली और घर का झगड़ा है, उस वजह से और वो एक छोटे से मामले को भी सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने काम किया, आरएसएस ने काम किया उनके बस्तियों में जाकर के, अभी आप काशी में याद करिएगा कि सोहेल देव का नाम लिया है योगी नरेंद्र मोदी ने, और सोहेल देव नायक हैं दो जातियों के, पासियों के भी और राजभरों के भी। और वो उन किसके खिलाफ वो नरेशन है सोहेल देव का? सालार मसूद गाजी के खिलाफ, जबकि वो असली कहानी कुछ और है, लेकिन नरेशन पूरा खड़ा कर दिया गया है कि साहब मुस्लिम के खिलाफ वो नायक बनते हैं। इसलिए ये जातियां उनके साथ जुड़ी थी। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, जो सोनकर है, जिसको कहा गया कि साहब आप भी उतने ही कट्टर हैं, मुस्लिम अगर काटते हैं तो आप भी काटते हैं, तो उनको पूरा उग्र बना करके और जो कई बार हमले हुए या दंगे हुए, उनका इस्तेमाल किया गया। और मैं आपको वो पोस्टर बॉय को याद दिला दूं जो जाटो है श्रीमान जी 2002 के, वो 2019 तक जूतों पर पॉलिश ही कर रहे थे, और लोग कहां से कहां पहुंच गए। वो तो शुक्र मनाइए कम्युनिस्ट पार्टी का कि उन्होंने वो एकता चप्पल घर उनका बनाया, और उसमें जो अंसारी एक जो पोस्टर बॉय दूसरा था उससे उद्घाटन कराया। आज उनको समझ में आया 17 साल के बाद कि साहब जो दलित है उसका केवल इनमें इस्तेमाल होता है और उसके बाद मिलता उसको कुछ भी नहीं है। सैकड़ों दलित ऐसे थे जो कार सेवा करने के लिए आए थे और वो यहाँ भूख प्यास से मरे, कुछ ऐसे ही मर गए और उनके साथ कोई जाने वाला नहीं था। आप अभी जो मैं एक कार सेवक था, एक आत्मकथा आई हुई है एक पत्रकार, दलित पत्रकार की, वो आरएसएस में रहे लंबे समय तक, 20-25 साल तक। उन्होंने वो पूरा घटनाक्रम लिखा है कि साहब हमको जब विदा किया जा रहा था तो आरएसएस के लोग आए, तो मुझे लगा कि साहब ये लोग भी मिलेंगे अयोध्या में, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। वहां पहुंचने वाले कौन थे? दलित और पिछड़े। जो 16 लोग मरे थे कार से, जो पुलिस की गोली से बहुत बड़ा दिखाया जाता है कि साहब इतने लोग मरे थे, लेकिन असल में वो 16 लोग मरे थे, और उसमें भी ज्यादातर जो थे वो दलित और पिछड़े थे, निषाद जाति के ज्यादा लोग थे। अब सोचिए ये लोग तो एक तरह से इनकी हत्या हो रही है, इनका वोटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इनको मिला क्या? बीजेपी ने अब तक एक को भी सीएम नहीं बनाया है। 8 दलित सीएम हुए हैं पूरे भारत में, जिसमें से 5 कांग्रेस ने बनाए हैं, 3 अलग है, जिसमें भोला पासवान शास्त्री, मायावती और जीतन राम मांझी। ये भोला पासवान नहीं, शायद राम सुंदर दास, मायावती और जीतन राम मांझी, ये केवल है जो नॉन कांग्रेस आपके पार्टी से जुड़े हुए लोग थे जो सीएम बने। भारतीय जनता पार्टी ने किसी दलित को कभी मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं समझा। ओबीसी को जरूर मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कल्याण सिंह के खिलाफ क्या हुआ, उमा भारती के खिलाफ क्या हुआ? उमा भारती पर तो एक छोटा सा आरोप था, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो 29 मुकदमे थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। पूरे 5 साल वो मुख्यमंत्री है, लेकिन उमा भारती नहीं रहती हैं, कल्याण सिंह नहीं रहते हैं। कल्याण सिंह ने ये कहा है कहीं कि ये जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया, दरअसल ये मेरे खिलाफ भी साजिश है कि एक पिछड़ा मुख्यमंत्री ना रह पाए, इसके लिए पूरी साजिश की गई थी, क्योंकि हलफनामा तो उन्होंने दिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो भारतीय जनता पार्टी बुनियादी रूप से दलित और पिछड़ा विरोधी है। उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात में आपको रिजर्व सीटों की जो पूरी की पूरी अर्थमेटिक है, इस अर्थमेटिक में माइनॉरिटी, यादव, ठाकुर, ये बीजेपी का जो पूरा का पूरा जो पोल प्लैंक है, जिसमें कहीं हैट्रेड फैलाना है, किसी को अपने साथ रखना है, मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटलिस्ट बनाने की कोशिश कुछ डोमिनेंट कम्युनिटी को हो रही है। तो क्या ये फंडामेंटलिस्ट बनाने की जो कोशिश है, ये रिजर्व सीटों पे भी उतनी ही कामयाब होगी जितनी जनरल सीटों पे होती है? क्योंकि रिजर्व सीट में तो सब मान के बैठेंगे ये मेरे लिए है ही नहीं, मैं लड़ ही नहीं सकता, हमेशा दूसरे के लिए ही मदद करना है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वहां पे बीजेपी के लिए ज्यादा फायदा रहा है, क्योंकि एक तो दलितों के बीच में जो उनका काम करने का तरीका रहा है, और दूसरा ये है कि जो अगड़ी जातियां हैं उनके बीच कोई कंपटीशन नहीं है, तो उन्हें तो सिर्फ ये देखना है कि साहब कहाँ उनका हित कहाँ है,
और मुझे लगता है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, और इसलिए होगा कि अगड़ी जातियों पर नो डाउट वो आप ये कह लें कि ब्राह्मण नाराज है या हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में आ गए हैं सपा के साथ, बावजूद इसके अभी भी 70 से 80% ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। तो इसलिए और जो कमजोर जातियां हैं वो ऑब्वियस है, वो गरीब भी है और उन्हें अपने मालिकों के पास जाना भी है और उनको प्रभावित भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो उन जगहों पर मुझे लगता है कि बीजेपी थोड़ा फायदे में रहती है, लेकिन अब वोट की ताकत को दलित जातियां उत्तर प्रदेश में बखूबी जानती हैं और उन्हें यह भी मालूम है कि साहब ईवीएम में कौन जाकर के देख रहा है कि हमने वोट किसको दिया है। आप जब बात कर रहे हैं, मैं परसों बनारस में था और मैंने जो मल्लाह था उससे मैंने बात की उसी नाव पर, वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उससे पूछा कि मोदी जी आ रहे हैं, इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि आप तो भाई मोदी जी को वोट करेंगे, लेकिन वो नहीं बोला। नहीं बोलने का मैं मतलब समझ गया कि ये व्यक्ति सरकार से नाराज है और ये कतई वोट देने वाला नहीं। अगर वो सरकार का समर्थक होता तो खुल के बोलता, और ये देखने में आता है वो बोलते हैं, लेकिन जो सरकार से नाराज है वो बोल नहीं रहा है। उसको ये लगता है कि साहब ये हमारे ऊपर कुछ गलत असर ना हो जाए। फिर जब मैंने थोड़ा सा कुरेदा तो उसने कहा कि अरे मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन हमारी तो कल 12 बजे नाव ही जब्त कर ली जाएगी, तो हमारे तो रोजगार चौपट हो रहा है इससे। तो वो नाराजगी उसमें दिख रही है और ये मुझे लगता है कि ये वोट में तब्दील होगा। जैसे सोनकर के विषय में मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैंने बल्कि कुछ लोगों से बात भी की है जो ज्यादातर फल और सब्जी विक्रेता हैं लखनऊ से लेकर के पूर्वांचल तक, और उनको पुलिस की जो प्रताड़ना मिली है, पुलिस वाले जिस तरह से लाठियां भांजते हैं, गालियां देते हैं जब वो अपने ठेले लगाते हैं, उस वजह से उनमें खासा नाराजगी है। उनको एक बार आपको पेट भरने के लिए न मिले, लेकिन उनको गालियां नहीं मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में ये नहीं हुआ। बात तो की है आपने, नाराजगी की बात तो की है, लेकिन यूपी की और बिहार की जो साइकोलॉजी है वो ये भी कहती है कि यूपी बिहार में जिनकी अपना नाराजगी की बात करें कि ठेला नहीं लगाने दिया जाता है, फलों का ठेला या कोई और, उन्हें पैसे से रिजर्व सीटों पर जो कैंडिडेट होते हैं, ऑब्वियस सी चीज है कि रिजर्व सीटों पर जो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट होते हैं वो पैसे से अधिकांश रूप बहुत ज्यादा संपन्न होते हैं, वो वोटों को खरीदने की कुवत रखते हैं। दूसरा, जो अपर या डोमिनेंट कास्ट है, यादव जी हो गए या ठाकुर साहब हो गए या पंडित जी हो गए या खान साहब हो गए, उनके पास जाकर के उनको प्रणाम सलाम आदाब करने की उनकी तैयारी कितनी जबरदस्त है। इससे उनकी चुनावी तैयारी और चुनावी नैया पार होती है, ये देखा जाता है रिजर्व सीटों पे। तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस के संस्कार में ये सिखा दिया जाता है पहले से कि आपके कैंडिडेट को जाकर सीधे किसी अपने से सोशल ऑर्डर में ऊंचे माने जाने वाले लोगों के पैरों पे गिर जाना है वोट के लिए, या फिर 5 साल की सत्ता का आंकड़ उनके सिटिंग एमएलए को कहीं ना कहीं, क्योंकि 70-72 है, उनके सिटिंग एमएलए को कहीं ना कहीं अकड़ में ला दिया है कि उन्हें गिरने में दिक्कत होगी पैर पे? देखिए, मैं थोड़ा सा बाबा साहब को याद करना चाहता हूँ इस समय जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं। पूना पैक्ट के समय बाबा साहब की जो सबसे बड़ी चिंता थी, उन्होंने वो किया, मजबूरी में किया, लेकिन उनका कहना यही था कि जो आरक्षण मिल रहा है उससे वो नेता तो नहीं पैदा होंगे कि जो स्वाभिमान वाले हों या स्वतंत्र सोच वाले हों। और वही हुआ कि जिस तरह के नेता बाद में दिखाई दिए दलित, कि वो ज्यादातर अगली जातियों के वोट के लिए वो एक तरह से उनके सामने नतमस्तक हो रहे थे। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सभाजी अभी आगरा होकर के आई हैं। आगरा के जो सांसद महोदय हैं वो एक वाल्मीकि समुदाय से आते हैं और उनकी कई तस्वीरें मैंने देखी हैं कि वो किसी के घर जाते हैं तो बाहर बैठते हैं और नीचे बैठते हैं, और बैठते ही नहीं है, अगर उनको चाय ऑफर की जाती है तो अपना कप लेकर के चलते हैं साथ में, और वो कहते हैं कि यही मेरे लिए अच्छा है। तो जो अगड़ी जातियां हैं, जो डोमिनेंट कास्ट है, वो ये चाहती है कि हमको ऐसा आदमी मिले जो सदियों से चली आ रही जो हुक्मदुली है ना, जो हुक्म की पूरी परंपरा है, वो उसको निभाता हो। तो ऐसे आप या मैं कई ऐसे सांसदों विधायकों को जानता हूं कि जो अगड़ी जातियों को का ही काम करते हैं। उनको लगता है कि दलितों के वोट से हम थोड़ी ना जीतते हैं, इसका फायदा की पूरी राजनीति इसी पे चलती थी, जगजीवन राम की पूरी राजनीति इसी पे चलती थी। नहीं रविकांत जी, आप नाम बताइए, कौन से सांसद जो अपना कप लेके घूमते हैं? मुझे याद नहीं। ये आगरा के सांसद हैं, मैं नाम उनका अभी नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आगरा के ही सांसद हैं वो।
वो कोई अच्छा। बघेल साहब या नहीं। आगरा के बगल के होंगे। मैं ऐसा करूंगा, मैं आपको नाम लेकर के भेज दूंगा, जरूर बाकायदा उनके भेजिएगा। कुछ। जी जी, उनके आप बाकायदा ऐसे फोटो उस तरह की। जी, सभा में कोई ये नहीं। लोकतंत्र के असली प्रहरी हैं। और जी, इनको मैं वही कह रहा हूं ना कि ये बाबा साहब के संविधान की ताकत और लोकतंत्र की ताकत, जो वोट की ताकत, इन सब का इन्हें कोई एहसास नहीं है। और ये दलितों के लिए क्या करेंगे? इनका आरक्षण इसीलिए किया गया था, राजनीतिक आरक्षण तो महज 10 साल के लिए था ना, उसी को जी। बार बार बढ़ाया जा रहा है। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये आरक्षण खत्म ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह के चमचे समाज के लिए ठीक नहीं है। जी। और कोई भी आरक्षित सीट से चुना जाने वाला सांसद विधायक कभी आपके जनरल सीट से क्यों नहीं जाता है? भाई एक बार रविकांत जी, दो बार आप आरक्षण विधायक खत्म सांसद होने हो की गए, बात कर रहे हैं। क्यों हिम्मत नहीं करते? आप आरक्षण खत्म होने की बात कर रहे हैं, अगर ये वीडियो कोई मोहन भागवत के पास पहुंचा दे तो आपको राज्यसभा का ऑफर बहुत जल्दी मिल जाएगा। नहीं नहीं, मैं राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहा हूं। और राजनीतिक आरक्षण बढ़ाया ही इसीलिए जा रहा है कि ये चमचे जी। बरकरार रहे।